सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय आधारित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का लक्ष्य किसके लिए, सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है। तो देखिए, विकल्प नंबर 1 सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विकल्प नंबर 2 विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विकल्प नंबर 3 अवसर की समानता और विकल्प नंबर 4 व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो देखिए, अब जो आपको 4 विकल्प दिए गए उनको कूट में यदि दिया जाए तो पहला है, इसमें 2 3 4 सही है, दूसरा 1 2 3 सही है, दूसरा 1 और 2 सही है, तीसरा 1 2 और 3 सही है, चौथा ये सभी। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, यह भी सही है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी सही है, अवसर की समानता, यह भी सही है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह भी सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो कौन सा सही है, वो आपको जो कथन दिए गए हैं उनको पढ़कर और उस पर विचार करके बताना है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। आगे है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो अब क्या कर रहा है कि आपको जो 3 जो कथन दिए गए उनको देख करके और कोर्ट की सहायता से उत्तर देने हैं। तो संविधान में जो पहला जो यदि हम कोड देखें तो है केवल 1 सही है, दूसरे में केवल 1 और 2 सही है, तीसरे विकल्प के अनुसार 1 और 3 सही है, चौथे विकल्प के अनुसार उपयुक्त सभी सही हैं। तो देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत के लिए, भारत अर्थात इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अब आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग था 1948 में बनाया गया था। 1948 में एस के धर आयोग बनाया गया था और इस एस के धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा को महत्व देने की बात कही थी। तीसरा है, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो देखिए, जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में जो एक जेबीपी कमेटी बनी थी, वो राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में थी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 विकल्प सही है। तो इसमें कौन सा है, तो 2 नंबर विकल्प सही हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है। तो भारतीय संविधान में कौन सी सूची की, समवर्ती सूची की प्रेरणा वो कहां से ली गई है।
तो आपको विकल्प मिलते हैं स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, पूर्व सोवियत संघ से, और चौथा विकल्प है अमेरिका से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया से ही जो संघ और राज्यों के बीच संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका नंबर 2 विकल्प हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला है इटली के संविधान से, विकल्प नंबर 2 कनाडा के संविधान से, विकल्प नंबर 3 फ्रांस के संविधान से, विकल्प नंबर 4 यूएसए के संविधान से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो उद्देशिका की भाषा कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो विकल्प नंबर 1 मूल अधिकार, विकल्प नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प नंबर 3 उद्देशिका, और विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प उद्देशिका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प उद्देशिका हो जाएगा। तो देखिए उद्देशिका के अनुसार संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है अथवा स्रोत है वो भारत के लोग हैं। भारत के जो लोग हैं, समस्त भारत के लोग हैं, वो ही जो भारत या संविधान के अधीन जो समस्त शक्तियां उनके केंद्र बिंदु हैं। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। उद्देशिका को किसने? के एम मुंशी ने क्या कहा? के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा। राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा? के एम मुंशी ने किसको? उद्देशिका को कहा। और देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा अथवा हृदय माना है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा या हृदय क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा तत्व जो भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है। तो पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया एनम में है, दूसरा लिखित संविधान है, तीसरा राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान, और चौथा है राज्य सीमाएं अविनाशी हैं। यह कह रहा है कि भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है, तो वो तत्व क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 सही है, दूसरा 2 और 4 सही है, तीसरा विकल्प है 3 और 4 सही है, चौथा 1, 2 और 4 सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल विकल्प नंबर 1 केवल 3 सही है, यानी राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान का होना ही भारतीय संविधान के एकात्मकता का लक्षण है। इनमें इन लक्षणों में दिए गए जो लक्षण दिए गए इनमें से राज्य व केंद्र
के लिए समान संविधान होना ही एकात्मकता का लक्षण है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था, इसके मूलभूत लक्षण क्या हैं? पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। विकल्प नंबर 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और विकल्प नंबर 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण क्या है? तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट 1 है, 1 और 2 सही है। दूसरा 1, 2 और 3 सही है। विकल्प नंबर 3, 3, 2, विकल्प नंबर 3, 2, 3 और 4 सही है। विकल्प नंबर 4 सभी चारों सही हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि जो 2 नंबर विकल्प है, 1, 2 और 3 सही है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में संसदात्मक रूप की सरकार है और भारत में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो यह गलत हो जाएगा। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, नहीं इसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो शक्ति है उसका विभाजन किया गया है। तो यह विकल्प है इसका गलत हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय नहीं है तो क्या है? एकात्मक लक्षण है। प्रश्न देखना, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण का मतलब यह हम पॉजिटिव सोचे तो यह सोच लो कि कौन सा संविधान का एकात्मक लक्षण है। तो देखिए, पहला है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। दूसरा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। नंबर 3, इकहरी नागरिकता। नंबर 4, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये अगर इनमें कौन सा एकात्मक लक्षण, संघीय लक्षण नहीं है, इसका मतलब एकात्मक लक्षण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, इकहरी नागरिकता है। वो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, एकात्मक लक्षण है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप किस प्रकार का है? तो देखिए, 1 नंबर विकल्प है भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है। विकल्प नंबर 2 एकात्मक। विकल्प नंबर 3 पूर्णतया संघात्मक। विकल्प नंबर 4 संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर तो बिल्कुल सरल है। इसका उत्तर हो जाएगा कि संरचना में तो संघात्मक है लेकिन भावना में क्या है? एकात्मक है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म द्वारा। नंबर 2 विकल्प देशीकरण द्वारा। नंबर 3 किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। विकल्प नंबर 4 भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यह विकल्प नंबर 4 सीधा ही दिखाई दे रहा है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कौन से पद के लिए? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प नंबर 1 35 वर्ष। विकल्प नंबर 2 30 वर्ष। विकल्प नंबर 3 25 वर्ष और विकल्प नंबर 4 40 वर्ष। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 35 वर्ष।
तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से जो प्रश्नोत्तरी हैं वो देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।